Yes. Hello friends, good evening. And today is a very important topic Sumit ji have given to me. That is a blood of any business, that is the finance. And first I request to Sumit ji, we will start with the restructuring because it is a very hot topic nowadays. Restructuring as well as this GECL scheme that everyone knows 20%, 40% additional finance. So I would recommend we should start with this restructuring. This is an 20 to 25 minutes. After that, we will take up finance. Is it okay? Yeah, okay. Yes. As you think fit, but Yeah. So okay, my Sumit ji? option of sharing screen is open. I can share my screen. y- just just a minute, sir. No issue. Yes. Now you can do this. Hello friends. First of all, I would like to define the restructuring. After that, I will put some light on the provision and nowadays how things are moving in respect of MSME restructuring. Basically, restructuring is a system or it's a procedure whereby a borrower can change the basic terms and condition of their sanction. What is the main purpose of restructuring is when the borrower is in stress due to any reason. Right now, the main reason is COVID, but in other, because this circular is before COVID also, it has been extended by 4 times by RBI. So main reason of the restructuring is stress in the account. So restructuring involves many structuring in the business as well as in the financial model of the borrower. So when we think what is the restructuring, we should come in the mind the various terms like FITL, WCDL, WCTL, and other some terms like CC term loan and LCBG. So first I would like to put some light on the restructuring. बिजनेस में क्या होता है, जैसे अब कोविड में क्या हुआ कि कई सारे बिजनेस के कैश फ्लो पे स्ट्रेस आ गया. कैश फ्लो पे स्ट्रेस आने का कारण क्या हुआ कि उनकी जो रिपेमेंट कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई. Vaibhav ji, sorry to interrupt you. Have you shared your PPT? Yes. As of now? It's not visible. 1 minute. Now is it visible? Yes, now it's okay. ओके. तो रिस्ट्रक्चरिंग में हम बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो सुनते हैं पर हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल बैंकिंग में यूज नहीं होती. तो जो सबसे मेन टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा दैट इज FITL, दैट इज नोन एज ए फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन. ये भी दो तरीके से होता है. फर्स्ट क्या होता है कि जो सपोज करो आपका अकाउंट स्ट्रेस में है और आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया, तो एक तो जो आपका इंटरेस्ट ओवरड्यू हुआ है उसके लिए बैंक आपको एक FITL में उस इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन. उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो एक अब एक लोन बन गया सेपरेट. अगर आपका 3 महीने का या 2 महीने का इंटरेस्ट है और उसको अब आप एक एज अ 6 मंथ में और एज अ 12 मंथ में जो भी बैंक आपको डिसाइड करके देता है उसके हिसाब से आप उसकी रिपेमेंट कर सकते हैं. पर जो उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा उसकी रिपेमेंट आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी. दूसरा ये होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है उसको भी बैंक, अगर आपके कैश फ्लो में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है तो वो उसको भी कन्वर्ट करके फ्यूचर FITL में कन्वर्ट कर देता है. उसको कई लोग फ्यूचर इंटरेस्ट टर्म लोन भी बोलते हैं और कई लोग फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन भी बोलते हैं. तो इसमें क्या होगा कि जो आपके टर्म लोन और जो आपकी वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता रहेगा वो इंटरेस्ट उस टर्म लोन में सर्व होता रहेगा, बट वो इंटरेस्ट आपके एक FITL अकाउंट में जाके एक्यूमुलेट होता रहेगा. जो भी बैंक आपको डिसाइड करके बताएगा कि 1 साल तक या 1.5 साल तक वो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद उसकी रिपेमेंट स्टार्ट होगी. और एज यूजुअल जो आपके अदर प्रोडक्ट हैं, जो नॉर्मल टर्म लोन है, जो CC हैं, वो आपके एज इट इज चलते रहेंगे. उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी उस मोरेटोरियम पीरियड के बाद. तो इसलिए फंडेड इंटरेस्ट को हम 2 जगह डिवाइड कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है कि जो CC लिमिट है
अगर आप उसमें भी कुछ ओवरड्यू पोर्शन है, सपोज करो आपकी 10 करोड़ की सीसी है और आपका 1 करोड़ का उसमें ओवरड्यू इंटरेस्ट था, वो बैंक ने FITL में कन्वर्ट कर दिया, और उसके अलावा भी 1 करोड़ रुपए का आपका ओवरड्रोन था, उस 1 करोड़ रुपए को भी बैंक एक टर्म लोन में कन्वर्ट कर देता है, और उस कन्वर्ट करने के बाद उसके लिए भी आपको एक मोरेटोरियम पीरियड या 6 महीने का या 1 साल का दे देता है, जिससे कि वो 1 करोड़ रुपया आपको आज ना देना पड़े और वो 12 महीने में स्टैटर्ड हो जाए। इस तरह रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम काफी कुछ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है बैंक की गाइडलाइंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बैंक की गाइडलाइंस बताएंगी। RBI केवल एक बेसिक फ्रेमवर्क बैंकिंग को देता है। तो आज हम एक बेसिक फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे जो अभी काफी हॉट टॉपिक है और काफी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं। जितनी भी MSME यूनिट्स हैं वो सब इस सर्कुलर के अंदर कवर होती हैं। अभी तक इसके रिगार्डिंग RBI ने 4 सर्कुलर इशू किए हैं, जो कि 1 जनवरी 2019 को जो कोविड से पहले था वो इशू किया था, फिर एक 11 फरवरी 2020 को इशू किया था, ये भी कोविड से पहले था, फिर 6 अगस्त 2020 को किया था, ये कोविड के बाद था, पर इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, जो 1 जनवरी 2019 के थे और 11 फरवरी 2020 के थे। उसके बाद RBI ने एक बार और जून में इसको इशू किया है लेटेस्ट सर्कुलर को, और पहले इसमें 25 करोड़ तक के बोरोवर कवर होते थे, अब इसमें इसको 4 जून को इन्होंने बढ़ाकर 50 करोड़ तक का जिसका एक्सपोजर है वो सारे बोरोवर MSME के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कवर हो जाएंगे। इसमें सबसे मेन चीज है कि जो आपका एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपको बैंक से लेना पड़ेगा। इन प्रिंसिपल अप्रूवल को बैंकिंग टर्म्स में इन्वोकेशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। आज की डेट में 30 सितंबर 2021 से पहले आपको इन्वोकेशन अपनी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए करवाना पड़ेगा। इन्वोकेशन इज नथिंग, आपको एक एप्लीकेशन बैंक को देनी पड़ेगी, बैंक उसके ऊपर एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल देगा कि यस वी आर रेडी फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट अकाउंट, और उसके बाद आपको विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन आपको अपनी रिस्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, बैंक का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके लिए बेसिक आपका GST में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका उद्यम में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपका उद्यम में या GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उसको विद इन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आप उसको करवा सकते हैं। उद्यम में कराना जरूरी है, अगर आप GST में एग्जाम कैटेगरी में आते हैं तो फिर GST रजिस्ट्रेशन की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रिस्ट्रक्चरिंग में काफी कुछ इन्वॉल्व होता है। अगर हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में बात करें तो वो बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, बट अगर हम MSME में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था WCTL, FITL रीपेमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, मोरेटोरियम बैंक से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और COD को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। COD बेसिकली क्या होता है, एज पर RBI गाइडलाइंस कोई भी आप प्रोजेक्ट फाइनेंस कराते हैं तो उसकी आपको एक डेट बैंक को बतानी पड़ती है कि इस दिन ये इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो प्रोजेक्ट के ऑपरेशन विद इन दैट डेट और उसमें जो एक्सटेंशन अलाउड है एज पर RBI सर्कुलर 1 जुलाई 2016 अगर नहीं स्टार्ट होते तो वो अकाउंट को NPA मार्क करना पड़ता है बैंकिंग को। इवन अगर आपके ऑपरेशन बिल्कुल ठीक है, आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो, बट आप COD अचीव नहीं कर पाए तो आप आपको अकाउंट को वो NPA डिक्लेयर कर देंगे। COD को मार्केट में DCCO भी बोलते हैं, दैट इज known as a date of commencement of commercial operation. दूसरी जो सबसे मेन चीज है कि रिस्ट्रक्चरिंग इस सर्कुलर में केवल एक बार अलाउड है। अगर आप दूसरी बार रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे तो ये अकाउंट आपका NPA मार्क हो जाए। रिस्ट्रक्चरिंग बैंक कर देगा अगर उसको लगता है कि रिस्ट्रक्चरिंग करके मेरे अकाउंट में बच सकता है, मैं अकाउंट को सेव कर सकता हूँ स्टैंडर्ड कैटेगरी या अपना एक्सपोजर बचा सकता हूँ, बट वो उसको एज पर RBI गाइडलाइंस सेकंड रिस्ट्रक्चरिंग होते ही उसको NPA मार्क करना पड़ेगा। जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर कोई भी बोरोवर हमारे पास आता है तो हमारे को उसके बेसिक जो जो चीजें हमें उससे चाहिए, मेन थिंग है लास्ट 3 इयर्स की ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, बिफोर कोविड वो कितनी सेल करता था, आफ्टर कोविड वो क्या सेल करता है, ज्योग्राफिकल असेसमेंट उसका बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी सेल किस एरिया में थी, उस एरिया में क्या इम्पैक्ट है। सपोज करो कोई बंदा जम्मू कश्मीर में सेल करता है या कोई नॉर्थ ईस्ट में सेल करता है तो उसका आज की डेट में क्या इम्पैक्ट आता है। जो
पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी हमें थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, रीजनल सिचुएशन है उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, उसी के बेस पे हम उस प्रोजेक्शन को बैंक के पास लेके जा सकते हैं। उसके ओरिजिनल सैंक्शन लेटर या जो भी उसकी फैसिलिटी लास्ट 2 या 3 साल में रिन्यूअल हुए हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बेस होते हैं किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग के रिजोल्यूशन प्लान को बनाने के लिए। आउटस्टैंडिंग पोजीशन, दैट इज बेसिक का डेटा। प्रोविजनल बैलेंस शीट, आज की डेट में उसकी सिचुएशन क्या है, लास्ट 12 महीने में उसने स्टॉक स्टेटमेंट जो बैंक को सबमिट की है उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि वो स्टॉक का मूवमेंट उसका क्या रहता है, कितने डेटर्स उसके रहते हैं, होल्डिंग लेवल उनका क्या रहता है, वो सब आपको स्टॉक के स्टेटमेंट से ही पता चलेगा। लास्ट प्रोजेक्शन, दैट इज नोन एज सीएमए डेटा, जो उसने बैंक में सबमिट की है वो क्या दी है। उसके बाद सीएमए डेटा जो आपको आज बनाना है वो आपको पूरा मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के क्या फ्यूचर प्लान है वो उसके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, उनको आप कैसे अपने फाइनेंशियल के अंदर पुट करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। लास्ट स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको ये मिल जाती है तो ये भी आपको काफी फायदा देगी कि आपको स्टॉक के बारे में जो स्टॉक स्टेटमेंट है और जो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर कोई कोरिलेशन है या नहीं। अगर किसी, जनरली ये छोटे प्रोजेक्ट में नहीं होता, बट अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें एक टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी स्टडी बैंक कराता है प्रोजेक्ट फाइनेंस करने से पहले। अगर पहले कभी हुई है उससे आज डिविएशन हो रहा है, क्योंकि जब टीवी कराई होगी तो उसने अच्छे प्रोजेक्शन दिए होंगे जिसके बेस पे लोन सैंक्शन हुआ होगा। आज आप रिस्ट्रक्चरिंग करा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर पाया मैं और इसके कारण से ये सब कुछ डिविएट हो गया, तो वो आपको एक कंपैरिजन करनी पड़ेगी कि आज और कल में क्या डिफरेंस है और फ्यूचर हम कैसे प्रोजेक्ट करना है। एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि कई लोग सीएमए में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सेल बढ़ाते चले जाते हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उनकी इतनी होती नहीं। तो ये कहीं बैंकर पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है और आप फ्यूचर 7 साल का प्रोजेक्शन आप बना के दे रहे हैं जब, और फिक्स एसेट में वो कोई एडिशन नहीं दिखाते। अगर आप फिक्स एसेट में कोई एडिशन दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको उसका टर्म फाइनेंस और उन सब चीजों को भी लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इस रिस्ट्रक्चरिंग के साथ कुछ ऐसा भी कह रहे हैं बैंक को कि मेरा 2 साल के बाद कोई एक्सपेंशन का प्लान है, मैं बिजनेस को इस डायरेक्शन में लेना चाहता हूँ या मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, तो वो भी आपको अपने सीएमए डेटा के अंदर कैप्चर करना पड़ेगा। मेन थिंग है कि कोई आपका प्रोजेक्ट ड्यूरिंग रिस्ट्रक्चरिंग अगर अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, कोई मशीन है, कोई लैंड बिल्डिंग आपने बनानी है या कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना है, इट मे बी ग्रीन फील्ड, इट मे बी ब्राउन फील्ड, वो भी आपको अपने सीएमए डेटा के अंदर लेना पड़ेगा। अदर देन दैट कुछ और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो केस टू केस डिपेंड करते हैं कि किस इंडस्ट्री का केस है, सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब उस केस पे डिपेंड करेंगे। So these are the basic structure of restructuring from my side. Now I will put some light on CMA data. These are the main things जो हमें ध्यान रखनी चाहिए सीएमए डेटा बनाते समय, वो चाहे आप रिस्ट्रक्चरिंग का बना रहे हैं चाहे आप नॉन रिस्ट्रक्चरिंग का बना रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली मार्केट में क्या देखा गया है कि लोग मेनली जो फीस लगती है पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ाने के चक्कर में पेड अप शेयर कैपिटल को काफी कम दिखाते हैं और सारा का सारा कंट्रीब्यूशन बाय प्रमोटर अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में वो शो करते हैं। आप जब भी ऐसी बैलेंस शीट को या ऐसे सीएमए डेटा को बैंक में लेके जाएंगे तो वो हमेशा क्वेश्चन करेगा कि आपकी बिजनेस में तो कैपिटल ही नहीं है। मैं अनसिक्योर्ड लोन को चलो क्वासी कैपिटल मान लूंगा, पर वो रेशो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपकी सपोज कीजिए आपका 5 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है तो एटलीस्ट 1 करोड़ की आपकी पेड अप शेयर कैपिटल हो। ऐसा ना हो कि आप 5 लाख या 10 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल दिखाएं और 4.90 करोड़ का अनसिक्योर्ड दिखाएं और कहें मेरा तो 5 करोड़ का प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है। इस चीज को बैंक बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और वो फिर केसेस बहुत डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। आपको पता होगा कि बैंक में प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल को बहुत लंबे समय तक डेट में ट्रीट करते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड बैंकिंग में क्या है कि 1 ईयर तक ये इसको करंट लायबिलिटी मानते हैं, 1 ईयर से 10 ईयर तक इसको टर्म डेट मानते हैं। अगर आज की डेट में रिडीमेबल पीरियड 10 ईयर से ज्यादा है तो ये इक्विटी में ट्रीट करते हैं, अदरवाइज इसको इक्विटी में ट्रीट नहीं करते। अनसिक्योर्ड लोन, जैसा मैंने पहले ही बताया, इट इज डायरेक्टली लिंक टू द पेड अप कैपिटल। तो अनसिक्योर्ड लोन और पेड अप कैपिटल का जो रेशियो है वो आपको स्टैंडर्ड रखना चाहिए जो बैंक को एक्सेप्टेबल हो।
अदरवाइज वो आपको कहेगा कि नहीं आप मेरे को कैपिटल बढ़ा के दो, अनसिक्योर्ड लोन को कन्वर्ट करके दो, कंडीशंस लगा के देंगे। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो 1% 2% की पीनल इंटरेस्ट लगाएंगे, जो आपको काफी आपकी कॉस्टिंग को इंक्रीज कर देगा। EBITDA में अभी टच नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद करूंगा। एक टर्म लोन इंस्टॉलमेंट पेबल विद इन 1 ईयर, इसको हम करंट लायबिलिटी मानते हैं, एज पर बैलेंस शीट भी मानते हैं। बट इसका हम क्या कर सकते हैं कि जब हम अपना करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, इसको एक हम एडजस्टेड करंट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बैंक को दिखा सकते हैं कि अगर हम इसको करंट लायबिलिटी ना माने तो मेरा करंट रेशियो अच्छा आता है, इंप्रूव हो जाता है। इसका पर्पस क्या है? अगर कल बैंक आपसे पूछते हैं कि भाई हम क्यों ना माने इसको करंट लायबिलिटी, तो इसका पर्पस है, और आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस टर्म लोन से मेरी फिक्स एसेट क्रिएट हुई है, ना कि मेरी कोई करंट एसेट क्रिएट हुई है। तो अगर मेरी फिक्स एसेट क्रिएट हुई है तो मेरी मैपिंग उससे फिक्स एसेट से होनी चाहिए, ना कि करंट एसेट। करंट एसेट मेरी करंट लायबिलिटी से क्रिएट हुई है या फिर मेरे इक्विटी कंट्रीब्यूशन से क्रिएट हुई है। तो अगर हम ये पॉइंट बैंक पे रखते हैं तो बैंक इसको एक्सेप्ट करता है, वो एडजस्टेड करंट रेशियो को कहीं ना कहीं चला लेता है। डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन द बैंकिंग सेक्टर। डेट इक्विटी रेशियो आपका डिफाइन करता है कि आपको बिजनेस में कितना डेट लेना है और कितना डेट सस्टेनेबल है। इट इज डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री। अगर कल को मैं एनबीएफसी में बात करूं तो एनबीएफसी में डेट इक्विटी 12 लिवरेज रेशियो बोलते हैं उसको, 12 भी हो सकता है। पर अगर मैं किसी प्रोजेक्ट फाइनेंस में बात करूं तो ये 3:1 या 2:1 या 4:1 होता है। तो इट इज डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री एज वेल एज इट इज डिपेंड ऑन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये आपको उसको सजेस्ट करना है कि कितना डेट इस बिजनेस में लेना है और कितनी इक्विटी आपको कंट्रीब्यूट करनी है, because everyone knows cost of equity is higher than the cost of debt. Leverage ratio basically total liability को define करता है कि आपकी टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय इक्विटी कितनी है। ये बैंक में अगर डेट इक्विटी का स्टैंडर्ड 3:1 होगा तो ये जनरली 6:1 या 5:1 रहता है। DSCR और एवरेज DSCR, अभी मत भेजना। DSCR, एवरेज DSCR, ये आप सब लोगों को पता ही है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बट एवरेज DSCR निकालते हुए कुछ लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि वो DSCR कैलकुलेट करने के बाद उनको टोटल करते हैं और डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द बैंकिंग। बेसिकली करना क्या है कि जो 6 ईयर या 7 ईयर का व्हाटएवर जो आपने भी DSCR निकाला है उसका टोटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का टोटल करके उसको डिवाइड करना है। तो दैट इज एवरेज DSCR। इट इज नॉट कि आपने हर साल की DSCR निकाली और उसको डिवाइड बाय 6 या 7 या 5 व्हाटएवर द ईयर उससे डिवाइड कर दिया। दोनों आप करके देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा। एडजस्टेड करंट रेशियो मैं पहले ही टच कर चुका हूँ। एंड एडजस्टेड डेट इक्विटी रेशियो, एडजस्टेड डेट इक्विटी रेशियो और एडजस्टेड लिवरेज रेशियो का क्या पर्पज है? अगर आप नॉर्मल डेट इक्विटी निकालते हैं तो मेरे को अनसिक्योर्ड लोन को डेट ट्रीट करके चलना है, और अगर मैं एडजस्टेड डेट इक्विटी निकालता हूं तो मेरा एकदम जंप कर जाता है, क्योंकि मैं डेट से उसको माइनस कर दूंगा और इक्विटी में उसको ऐड कर लूंगा। सेम इन द केस ऑफ लिवरेज रेशियो, जैसे मैं उसको टोटल आउटसाइड लायबिलिटी में से माइनस कर दूंगा और इक्विटी में ऐड कर लूंगा तो ये मेरा दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जनरली आप लोगों को पता ही है, ये बैंकिंग में डायरेक्ट मेथड से चलता है। कैश बैलेंस, सीएमए में डेटा में ना ये देखने में मिलता है कि ना जब 2-3 साल बाद प्रोजेक्शन चलनी शुरू होती है, वो कैश बैलेंस इतना ज्यादा हो जाता है जितनी आपकी सीसी लिमिट है ना उससे भी ज्यादा निकल जाएगा। बैंकर पूछता है 5-4 साल बाद कि आपको तो सीसी की जरूरत ही नहीं है, आपने तो सीसी का पैसा लेके कैश में डाल रखा है। तो इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो आपकी प्रोजेक्शन जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो बैंकर को लगे कि नहीं कि आपका बेस होना चाहिए, बेस सेल है, आप कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करोगे, कितनी आपके पास लेबर रहेगी। जैसे ही आप ये डायरेक्ट कॉस्टिंग निकालोगे तो आपकी सारी चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। कैश बैलेंस आपका थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है, अगर मैं टर्म लोन या प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करूं। तो ये 5-6 जो 15-16 पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूरे सीएमए डेटा को चेंज कर देते हैं। तो कभी भी हम सीएमए डेटा बनाएं तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये सब चीजें बैंक 99% पॉइंट आउट करते हैं कि ये ऐसे है और ये आपने ऐसे नहीं किया।
EBITDA आप सब लोग जानते ही हैं, EBITDA इज द मेन पैरामीटर। अगर आप कोई टर्म फाइनेंस लेने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका EBITDA लेवल क्या है, कि आपका कैश कितना जनरेट होता है बिजनेस में, जो मेरे टर्म लोन को या मेरे सीसी के इंटरेस्ट को सर्व कर सकता है। तो ये मैंने रिस्ट्रक्चरिंग के साथ इसलिए लिंक किया, बट ये नॉर्मल प्रोजेक्ट फाइनेंस और रिस्ट्रक्चरिंग दोनों में ही आपको ध्यान में रख के चलना है कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट while restructuring as well as normal finance. Now we move to the second part. Second part में that is a main topic and this is various finance tools for MSME. बेसिकली मैंने इसको दो जगह डिवाइड किया है जो मार्केट में चलता है, और अभी मैं MSME में छोटे MSME को लेके चल रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने ब्रैकेट में कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स लिखी हैं जो आजकल मार्केट में ट्रेंड में। नंबर 1 कैश क्रेडिट लिमिट, इसके आगे मैंने CGTMSE लिखा है। पैकिंग क्रेडिट लिमिट एक्सपोर्ट के लिए चलेगा। बिल डिस्काउंटिंग, फेडेक्स, ये काफी लेटेस्ट टॉपिक है और गवर्नमेंट भी काफी इसके लिए फॉलो अप कर रहा है। चैनल फाइनेंसिंग, टर्म लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ड्रॉप डाउन ओवरड्राफ्ट, वन टाइम